Hello student, welcome to the Sasikant biology classes. Today we are going to discuss about human respiratory system. As far as the name is concerned, today's our topic is respiration. Respiration means inhale of oxygen and exhale of carbon dioxide. Inhale of oxygen and exhale of carbon dioxide for the production of bioenergy in the living cell are term and respiratory activities. During the process of respiratory activities, we see that there are nostrils, trachea, bronchus, bronchioles, ribs, sternum, alveolar sac, diaphragm, heart. All these organs constitute and form respiratory organ. हम देख सकते हैं कि इस मानव श्वसन तंत्र वह श्वसन तंत्र होता है जिसमें हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं, क्योंकि इसके लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है जिससे हमें एनर्जी की प्राप्ति होती है। हम सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में पौधे भोजन बनाते हैं और रेस्पिरेशन में उस भोजन का हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके एनर्जी की प्राप्ति करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसे मानव श्वसन तंत्र कहा जाता है। मानव श्वसन तंत्र में हम देखते हैं कि हम नासिका छिद्र के द्वारा इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को किसके द्वारा हम लोग बच्चों ग्रहण करते हैं? नॉस्ट्रिल के द्वारा, नासिका छिद्र के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। जब यह ऑक्सीजन हमारे शरीर में आ जाता है तब यहाँ पर एक ट्रैकिया होती है जो पतला रचना होती है, पाइप की तरह की रचना होती है, जिसका लंबाई 11 सेंटीमीटर और जिसका डायमीटर व्यास 16 मिलीमीटर होती है। यहाँ से यह प्राण वायु, ऑक्सीजन को प्राण वायु की भी संज्ञा दी गई है। यह वायु ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकस में प्रवेश करती है। ब्रोंकस एक एल्वेओलाई मास ऑफ सेल्स की बनी रचना होती है। यहाँ से ब्रोंकस डिवाइड करता है, इसकी ब्रांचिंग शाखाएं निकलती है जिसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स आगे जाकर पुनः डिवाइड एंड रीडिवाइड करके छोटे छोटे गोलाकार वायु कोश का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर में लगभग 750 मिलियंस एल्वेओलाई सैक पाए जाते हैं जिसे वायु कोश कहते हैं। इसी वायु कोश में हमारा ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, लेकिन यह जो मैकेनिज्म है जिसके द्वारा यह सारा काम होता है, तो हम जानते हैं हमारी बॉडी में लंग्स पाया जाता है। जैसे एक पेयर लंग्स होते हैं, एक राइट लंग दूसरा लेफ्ट लंग होते हैं, जिसे दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा भी हम कहते हैं। इन दोनों फेफड़ों को सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर एक कार्टिलेजिनस रिंग बना रहता है, जिसका लेयर बना रहता है, जिसे हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके अंदर में एक कैविटी पाई जाती है। दिस कैविटी इज नोन एज प्लूरल कैविटी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटी। ये कैविटी इसलिए होती है जो रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म होता है, ताकि उसको कोई परेशानी ना हो, हमारा लंग्स खराब ना हो, इसके लिए इसे एक विशेष प्रकार की रचना सुरक्षा के लिए दी जाती है। यह प्लूरल कैविटी और प्लूरल मेम्ब्रेन दोनों आपस में लगे हुए रहते हैं और नीचे में द बैकवर्ड साइड डायफ्राम इज प्रेजेंट। डायफ्राम एक डोम शेपेड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। हेलो बच्चों, एक क्वेश्चन भी मैं पूछना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी जो है वह ब्लू व्हेल है, लेकिन आप लोग सभी जानते हैं ब्लू व्हेल तो मछली है, लेकिन उसको स्तनधारी में क्यों रखा गया है? तो स्तनधारी में इसलिए रखा गया है क्योंकि उस प्राणी में डायफ्राम पाया जाता है। ये मेडिकल्स में भी ये क्वेश्चन आते हैं कि व्हाई ब्लू व्हेल इज कंसीडर्ड इन द टैक्सोनॉमिकल पॉइंट इनटू द मैमल्स, because blue whale contains diaphragm. Due to the presence of diaphragm, it occurs in the taxonomical point through it occurs in the mammalian structure. Now we discuss about the mechanism of respiratory activities. Mechanism of respiratory activity कहने का मतलब हम लोग इसमें देखेंगे कि ऑक्सीजन किस प्रकार हमारे शरीर में आता है और किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर से बाहर चली जाएगी। इसके लिए इसके मैकेनिज्म को समझना होगा। ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बाहर जाना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बाहर जाना ही रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म कहलाता है।
इसके लिए हमको एक पूरी प्रक्रिया को जानना होगा। प्रक्रिया इस प्रकार से शुरू होती है, हम ऑक्सीजन को नॉस्ट्रिल नासिका छिद्र के द्वारा लेते हैं। यहाँ पर ट्रैकिया मौजूद रहता है, ट्रैकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस से यह राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में रहता है। इसके लिए आप इस समझ को इसको एक छोटे से उदाहरण से देख सकते हैं। जैसे गुब्बारा को हम वायु में कैसे देते हैं, हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है ना, और जब हम उसको दबाते हैं तो वो गुब्बारा से हवा बाहर निकल जाती है। उसी तरह हमारे शरीर में 12 पेयर्स रिब्स पाए जाते हैं। ये रिब्स क्या करते हैं, जब हमें ऑक्सीजन को लेना है, तो ये रिब्स इस तरह से बैकवर्ड मूवमेंट शो करता है। ये इस तरह से मूवमेंट करता है और डायफ्राम नीचे की ओर मूवमेंट करता है। डायफ्राम नीचे की ओर मूवमेंट करेगा, तो जब रिब्स एलिवेट करेगा, डायफ्राम नीचे करेगा, तो इनलार्ज ऑफ थोरेसिक कैविटी एरिया, कैविटी की जो थोरेसिक कैविटी की एरिया क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे ही थोरेसिक कैविटी की एरिया बढ़ जाती है तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आ जाता है। अब इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी बाहर जाना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या होगा, डायफ्राम को अपने पुनः उसी पोजीशन में, द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब्स इस ओर मूव करेगा, जिसके कारण यह एक प्रेशर बनेगा और थोरेसिक कैविटी की एरिया में कमी आ जाएगी। तो हम सभी जानते हैं, जैसे गुब्बारा को अगर हम नीचे से दबाते हैं, हवा बाहर की ओर चली जाती है। जैसे ही रिब्स इस ओर मूवमेंट करेगा, डायफ्राम अपने पुनः उस पोजीशन में जाएगा, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू द नॉस्ट्रिल शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, किस तरह ऑक्सीजन हमारे शरीर में आता है और किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। यह सभी मैकेनिज्म जिसे हम लोग रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म ही है जिसमें ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बाहर जाना। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम डील कर सकते हैं कि हमारी रेस्पिरेशन से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो हम सभी जानते हैं, श्वसन हमारे लिए एनर्जी को प्रोड्यूस करने का एक माध्यम होता है। हमारे शरीर में कितने रिब्स पाए जाते हैं, 12 पेयर्स। कितने एल्वुलाई पाए जाते हैं, 750 मिलियन से ज़्यादा एल्वुलाई पाए जाते हैं। 2 लंग्स होते हैं, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। इन बिटवीन द 2 लंग्स हार्ट इज प्रेजेंट विच इज द मेजर रोल इन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हम सभी जानते हैं कि दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा के बीच में क्या पाया जाता है, हृदय पाया जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन जो आएगा वो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन इज ए कैचर ऑफ ऑक्सीजन, तो वह भी वेंटिलेशन ऑफ लंग और ब्रीदिंग में हेल्प करता है। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने सीखा कि मानव श्वसन तंत्र क्या होता है और किस प्रकार मानव श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड like this video. Okay, thank you friends.